कालिदास के कुमार संभव की बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी। अस्तु उत्तराश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। तो जो खुद देव है पर्वत और पर्वतों का भी राजा है, उस हिमालय पर्वत की यहाँ पर हम गोद में बैठे हैं, उसके आंचल में बैठे हैं, उनको सबको प्रणाम करते हुए अजय जी, आप अल्मोड़ा से ही आते हैं, बहुत कम आयु में आपने अपना राजनीतिक सफर शुरू कर दिया, 2 बार के विधायक और 3 बार के लगातार के सांसद। मैं चाहता हूं सबसे पहले जोरदार तालियां। मैं उत्तराखंड के विकास पर आऊंगा अजय जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देवभूमि की इन पहाड़ी की घुमावदार गलियों से जब एक युवक निकलता है और वो बिल्कुल निचले स्तर की, जो हमारे यहाँ की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें पंचायत स्तर की राजनीति से देश की नीति निर्धारक संस्था संसद तक का सफर तय करता है, तो ये पंचायत से संसद तक का आपका सफर कैसा रहा? और देवभूमि का ये युवा जब संसद में बैठकर उत्तराखंड की आवाज को बुलंद करता है तो अपनी राजनीतिक यात्रा को किस तरीके से देखता है? पहले तो मैं अमर उजाला के सभी जितने भी हमारे, जिन्होंने लगातार वर्षों से देश दुनिया के अंदर समाचारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने में बहुत लंबा समय से आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, पूरे परिवार को बधाई देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जितने भी बहुत इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे फौजी जो हमारी पहचान है, ऐसे हमारे सभी मार्गदर्शक, भाई अनिल दा, जैसा आपने बोला कि पंचायत से लेकर के देश की सबसे बड़ी संसद जो देश के अंदर नीति निर्माण करती है, ऐसी जगह में आप तक का सफ़र कैसा है? मेरा, चूँकि मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, मेरे पिताजी भी क्लास 1 ऑफिसर रहे, माताजी भी जॉब में रही, तो एक मन में ध्यान रहता था जब हम उत्तराखंड राज्य को लेकर के आंदोलित होते थे, और ध्यान में ये आता था कि यार ये हम यूपी जाते थे, उत्तर प्रदेश जाते थे, तो लगता था कि यार उत्तराखंड राज्य में इतनी सारी संभावनाएं हैं, मगर बहुत कम लोग यहाँ को ध्यान दे पाते हैं। सिर्फ इसलिए देते हैं कि बहुत दूर है, सुविधाएं नहीं हैं। तो राज्य के आंदोलन के साथ ही मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर भी था, और इसलिए विद्यार्थी परिषद के काम करने के साथ ही मैं पंचायत में आया, और पंचायत में आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे भारतवर्ष में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे सबसे कम उम्र का काम करने का अवसर मिला। और मैं वहाँ से समझ पाया कि गांव की जो समस्याएं हैं, जो हमारे पहाड़ का दर्द है, वो दर्द वास्तव में जायज़ था। हमारी जो घर की व्यवस्थाएं, गांव की व्यवस्थाएं हैं, वो स्वयं पर आधारित होती थी, चाहे वो जंगल है, पानी है, गांव के खेत हैं, खलियान है, या अपने जानवरों पर आधारित जीवन शैली को चला करके माता पिता का एक ही सपना होता था कि मेरा बच्चा पढ़ ले, लिख ले, बहुत ज़्यादा हो तो फौज में चले जाए, थोड़ा और पढ़ ले तो कहीं इंजीनियर बन जाए, कहीं डॉक्टर बन जाए। तो ये ध्यान में रहता था, क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ कि उत्तराखंड की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट लक्ष्मी टम्टा 1936 में जी, वो प्रयागराज इलाहाबाद से पहली ग्रेजुएट महिला होती थी पूरे उत्तराखंड की, और उन्होंने सबसे पहला अखबार भी निकाला था, समता। अच्छा, ये 1925 में समता अल्मोड़ा से निकलता था, हरि प्रसाद टम्टा जी का। तो इसलिए क्या है कि वो ध्यान में रहता था कि परिवार की बातें सुन के कि भाई संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी को देखते हुए मुझे अवसर मिलते गए, और मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य भाई बहनों का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे लगातार अवसर दिया है, कभी मुझे कमज़ोर नहीं होने दिया है, और मेरे हर काम से जुड़े रहे हैं। इसलिए मुझे पंचायतों से लेकर संसद में जाने का अवसर मिला, और जो भी अवसर मुझे मिला, चाहे उत्तराखंड राज्य में भी मैं कैबिनेट मंत्री रहा जनरल खंडूरी जी के साथ, तो उस समय भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, होम था, बहुत सारे, हॉर्टिकल्चर था, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने का अवसर मिला है। ये सफ़र बहुत आनंदमय है, और इस सफ़र में मेरे लिए और सौभाग्य है कि मुझे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मुझे काम दिया है, वो मेरे मन का काम दिया है। और
जिनसे हम लोग जूझते रहे हैं सड़कों से, उन सड़कों को और अच्छा बने, ये काम मुझे मिला। और मैं चाहता हूँ कि नितिन गडकरी जी के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सड़कों के नाम पर पूरे दुनिया के अंदर एक विशेषता बनाई है, उसमें मैं भी एक 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उसमें भी साथ में मिलकर काम करूँ। संवाद का मंच की एक खासियत है, जितने भी संवाद हुए हैं बहुत सारी बातें पहली बार उद्घाटित होती है। जैसे शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि टमटा जी उस परिवार से आते हैं जहां से उत्तराखंड की पहली महिला ग्रेजुएट निकली और वहीं से इन्होंने संघर्ष का और पहली बार कुछ नया करने का शायद सबक सीखा, और इसीलिए वो परिवार जो नौकरी पेशा परिवार था वहाँ से राजनीति में आ गए। मैं उत्तराखंड के विकास और सड़क और जो अभी आपको परिवहन मंत्रालय मिला है उस पर भी आऊँगा। आपकी राजनीतिक यात्रा पर ही रुकते, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अजय टमटा जी अचानक अल्मोड़ा से निकले और राजनीति में आ गए और सड़क परिवहन मंत्री बन गए, पहले कपड़ा मंत्री। 2 बार आपने विफलता का स्वाद भी चखा और सफलता से बहुत थोड़ी सी दूर रह गए। जैसे अभी हमारे ओलंपिक के बहुत सारे एथलीट बहुत थोड़े से, और फिर लोगों को उसके पीछे का संघर्ष नहीं समझ में आता, विधायक के लिए भी और संसद के लिए भी 2 बार ऐसा हुआ। उस सबक के बारे में बहुत अच्छी बात अभी हो रही थी पीछे जब हम ग्रीन रूम में बैठे थे। मैं चाहता हूं कि संवाद के मंच से भी वो बात आए। 2 बार विफलता का कारण ये था कि मैं एक बार तो जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा था, तो उस समय मैं चुनाव लड़ा था विधायक का, और एक विफलता हुआ है। और एक विफलता ये है कि 2007 से लेकर के 9 तक मैं मंत्री था, कैबिनेट मंत्री जनरल साहब के साथ। तो उस समय 9 में मुझे लोकसभा का चुनाव टिकट दिया गया, और उस समय पूरे देश के अंदर हमारी बड़ी विफलता रही, और उस समय 6200 वोटों से मैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में लूज किया। मगर मुझे फिर भी अवसर मिला, और ऐसा नहीं है, राजनीति में सामाजिक जीवन में सफलता विफलता मिलते रहती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम करते रहना चाहिए और जनता के साथ भी जुड़ाव रहना चाहिए, और जनता के समस्याओं के समाधान में जब आप नहीं भी रहो तो काम करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा। बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीधे आता हूँ उत्तराखंड के विकास की बात पर, और उत्तराखंड जिसको पूरा देश, और अभी गोविंद देव गिरी जी भी कह रहे थे कि पूरे देश को एक दिशा देने वाला और एक आध्यात्मिक चेतना देने वाला राज्य है, और इसके लिए अलग राज्य की मांग भी इसलिए हुई थी कि इसका विकास हो। तो विकास की वो दिशा क्या हो, और इस विकास के साथ साथ कुछ वो दृश्य हम देखते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा विनाश की तस्वीर नजर आती है। केदारनाथ की आपदा हुई, पर्यावरण से आप बहुत प्रेम करते हैं, पर्यावरण के मुद्दों से आप बहुत करीब से जुड़े रहते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना और उसकी वजह से त्रासदी का आना, और इसके बीच विकास के लिए सड़कों का बनना, इन दोनों में एक तरह का अंतर्द्वंद है। और जो लोग इस पर्यावरण से प्रेम करते हैं उनको लगता है कि ये जो विरोधाभास है इससे कैसे निपटा जाए, और इस विरोधाभास की सबसे ज़्यादा चर्चा उन नीति निर्धारक कमरों में होती होगी जहाँ पर अब आप बैठे हैं। और चूंकि आप उत्तराखंड से आते हैं, वहाँ से आप इस मसले को बहुत गंभीर है कैसे देखते हैं? आपने 2 बात कही उत्तराखंड के विकास को लेकर के, उत्तराखंड के पर्यावरण जो ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं। पहला तो यह है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर इतनी सारी संभावनाएं हैं, मैं समझता हूं कि अपने आप में हम चाहे वो किसी भी सेक्टर में बोलें, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से विशेष बनी हुई है। जो उत्तराखंड राज्य की टोपोग्राफी है उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि देखिए, हम हॉर्टिकल्चर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। अभी हम लोग करीब करीब बहुत ज़्यादा नहीं तो 10-12% ही हम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की पूरी अर्निंग हॉर्टिकल्चर पे है, कैश क्रॉप्स पे है, सब्जियों पे है। अगर जड़ी बूटियों में है तो थोड़ा सा, मैंने अभी आपको खुद ही बताया कि 20% में, क्योंकि कारण क्या है, सरकार सहयोग कर सकती है, सरकार हर प्रकार से मदद करने के लिए चाहे जो भी है, टेक्नोलॉजी से लेकर के सीड से लेकर कर सकती है। मगर उत्तराखंड की अभी भी बात महाराज जी भी बोल रहे थे कि उत्तराखंड की जवानी को यहाँ रोकना पड़ेगा, उसको वो सब चीज़ें हम दे करके उसका मन बनाना पड़ेगा। जब तक हम मन नहीं बनाएंगे, आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर के लेकर के उत्तराखंड के अंदर लोगों से ज़मीनें लीज पे ले रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ कुछ करेंगे। तो उत्तराखंड के विकास के अंदर अगर हम कहते हो तो सबसे पहले यहाँ की जो ज़मीनें हैं, उस ज़मीनों के अंदर वहाँ के अनुरूप हम लोग काम करना शुरू करें, उस पर उत्पादन शुरू करें। बिना धरती माँ को पूजे कुछ नहीं होने वाला। दूसरा कि आज आप देखते हैं कि कोरोना काल में मैंने ये देखा कि पूरे देश भर के अंदर सारे लोग, बड़े बड़े लोग मेरे अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, उत्तरकाशी में रह करके अपने जीवन को भी बचा रहे थे और वहीं से ऑनलाइन काम कर रहे थे। 1 साल 2 साल लोगों ने काम किया।
तीसरा काम कि आज हम देखते हैं कि जितनी गर्मी पूरे देश के अंदर हो रही है, आज देहरादून के अंदर और चारधाम के अंदर समय लोगों के पास ट्रैफिक जाम रहता है, और ये 3-4 महीने गर्मियों के समय में हमारे यहाँ लोग आते हैं। उत्तराखंड के अंदर होम स्टे है, उत्तराखंड के अंदर तीर्थाटन है, आज चारधाम के साथ साथ हमारे पास नए डेस्टिनेशन है, आज आदि कैलाश हमारे पास है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के वहाँ तक का उस काम को, गुंजी और कुट्टी को, अंतिम गाँव को हमको प्राथमिकता दी है। आपने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग, मैं 1990 में पहली बार मैं पढ़ता था, तो मेरी सबसे पहली यात्रा जो थी वो मिल्लम ग्लेशियर यात्रा थी। और आप सबके ध्यान में होगा कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी अगर कहीं है तो वो उत्तराखंड के अंदर है। और ये ग्लेशियर मैं अभी करीब 1.5 साल पहले गया था, वो ग्लेशियर करीब आधा से 1 किलोमीटर पीछे चला गया। अब आप कहेंगे कि ग्लेशियर पीछे कैसे जाते हैं? ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी है। क्या है कि ग्लेशियर पीछे नहीं जाते, जो हिमखंड होते हैं वो पीछे को हटने, जो बर्फ़ है वो पीछे जाती है। तो हम जहाँ तक जा नहीं सकते थे वहाँ तक आदमी जा रहा है। तो ये ग्लेशियर्स का पीछे जाना भी आने वाले समय के अंदर वहाँ तक भी हमारी रोड पहुँचने वाली है। मुझे लगता है कि हम 4 महीने के अंदर, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट मेरे पास ही और वो BRO रोड बना रहा है, तो एक हमारे पास उत्तराखंड के अंदर, एक हिमालय के अंदर एक स्नो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा केंद्र हमारे पास है। तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है। और आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो लाल झकेला की घटना हो, सुमगढ़ की घटना हो, केदारनाथ की घटना हो 2013 की, ये लगातार आपदाओं से भी हमको एक ग्लोबल वार्मिंग से हमको समझना चाहिए। एवलांचेज पिघल रहे हैं, एवलांच आ रहे हैं, ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य को हो रहा है। वो किन कारणों से हो रहा है? उत्तराखंड के कारण से हो रहा है या पूरी अर्थ के अंदर ये प्रॉब्लम है? उसका एक बहुत बड़ा ही मैसेज है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अजय जी कि जब कोरोना काल आया तो पूरे देश में जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बाहर के सारे लोग, वर्किंग प्रोफेशनल्स उत्तराखंड में आ गए। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या तो प्रतिभा पलायन है, ब्रेन ड्रेन है। उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड में रुक जाए, इस पर चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। देखिए, हमारे वहाँ उत्तराखंड के अंदर हर घर में एक ही बात बोली जाती है कि पढ़िए और लिखिए, चाहे पढ़ लिख करके कुछ भी करो। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप की क्वालिफिकेशन बढ़ते जाएगी, पढ़ाई बढ़ते जाएगी, अब इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर तो हमारे यहाँ काम आते हैं, हमारे को ज़रूरत है, मगर इंजीनियर के लिए हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको हम जॉब प्रोवाइड कर सकें। हमको, अब मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ कि हमको ऐसे कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी उत्तराखंड के अंदर। ख़ास तौर पर देखें आप देखना कि कई देशों के अंदर आज मेरा बच्चा कहाँ जाता है? नोएडा जाता है, गुड़गांव जाता है, उन जगहों पर जाता है जहाँ उसको वो सुविधाएं और नौकरियाँ मिल पाती हैं। मगर हमको उत्तराखंड के अंदर भी हमको IT के हब्स के रूप में हमको निर्माण करना पड़ेगा, IT सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम पिथौरागढ़ है जहाँ हमारे पास एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है और रेलवे कनेक्टिविटी है, इन स्थानों को भी दुनिया के लोगों को बताना पड़ेगा और अपने बच्चों को हम यही रोज़गार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा कि यहाँ की जो प्रतिभा है वो उत्तराखंड के काम है। अभी हमारे संत महाराज गोविंद देव जी भी बोल ही रहे थे, यही बोल रहे थे। मैं उसी को छूना चाह रहा था। एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ, फिर आपके सड़क वाली 2-3 बहुत जरूरी प्रश्न उनको जरूर लेना चाहता हूँ। मैंने एक चीज और नोट की है कि हमारी प्रतिभाओं का कुछ % वापिस आ रहा है, और ये कारण क्या है कि लोगों ने अपने पढ़ाई के अलावा भी अपने अनुसार यहाँ रोजगार देखना शुरू किया है। बहुत सारे बच्चे हमारे आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी जगहों पर होम स्टे से भी ऊपर का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और उसको वो कर रहे हैं। हाँ, होम स्टे का यूज़ भी किया था। तो आप जो कह रहे थे कि बच्चे वापस आएँ तो अच्छी बात है, इसका कोई परसेंटेज हो, डेटा हो, तो हम अमर उजाला से उसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे जिससे और भी युवा प्रेरित हों। इसी से जुड़ी एक बात है जो बहुत बड़ा दर्द है और जिसको गोविंद देव जी ने भी बहुत मार्मिक तरीके से ही छुआ है, यहाँ की ज़मीन का मसला है। बाहर के लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और उसको लेकर जो स्थानीय निवासी हैं उनमें एक अलग तरह का चिंता है, भय भी है और आक्रोश भी है, और ऐसा लगता है कि जो यहाँ की ज़मीन के मालिक है कहीं ऐसा नहीं हो कि वही भूमिहीन हो जाए। और आपकी तरफ से जब मंच से ये बात आएगी कि ऐसा कैसे नहीं होगा, इसको कैसे रोका जा, क्योंकि विकास होगा तो लोग आएंगे तो उनको ज़मीन चाहिए, उनको ज़मीन दिए बिना वो यहाँ पर प्लांट्स, फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, घर, रिसोर्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसे में जो स्थानीय व्यक्ति जो इस ज़मीन का अभी तक मालिक था, उसकी चिंताओं का उत्तर आप कैसे देंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड के अंदर जो ज़मीन के मालिक हैं वो बहुत बड़ी ज़मीनों के मालिक नहीं हैं। उनके पास 10 नाली, 15 नाली, किसी किसी के पास तो 1 नाली, 2 नाली, ऐसी ज़मीनों के अधिकारी लोग हैं।
2007 के अंदर जनरल खंडूरी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो पहली कैबिनेट के अंदर मैंने इस बात की चिंता करी थी कि उत्तराखंड के अंदर बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि मेरे कसार देवी में, कौसानी में, मचखाली में, मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग ज़मीनें बेच रहे थे। तो ये लगता था मुझे कि यार एक दिन तो ये ज़मीन विहीन हो जाएंगे, कि यही लोग यहाँ ज़मीन के बिना रहने वाले लोग होंगे और जो बाहर वाले हैं वो आकर के यहाँ के ज़मींदार हो जाएंगे। तो ये चिंता वास्तव में है और इसलिए हमने 2007 में एक कानून लेकर आए थे कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन उत्तराखंड के बाहरी लोग नहीं खरीदेंगे। हमने इसलिए रोक नहीं लगाई थी, हमने कहा था कि उत्तराखंड में लोग आएँ मगर अपने रहने लायक जगह बनाएं। मगर आज देखता हूँ कि मैं बहुत सारे लोग इस पर बिजनेस कर रहे हैं। लोगों के पास खेत नहीं है। आने वाला समय ये बहुत खतरनाक है, इसको हमको बहुत सख्ताई के साथ इसका अनुपालन करना चाहिए कि हम यहाँ के लोगों की ये चिंता होनी चाहिए कि वो ज़मीन वहीन ना हो। मैं हिमाचल था बीच में, तो अभी अनिल जी यहाँ बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हिमाचल के अंदर कोई ज़मीन खरीद नहीं पाता और कृषि वाली ज़मीन तो बिल्कुल नहीं खरीद पाता। सरकार की अनुमति के बाद भी बहुत मुश्किल का काम है। एक स्थान वहाँ ऐसा है किन्नौर, हमारे वहाँ पहले से हिमाचल में क्या कर रहे थे कि वहाँ की अगर किसी लड़की के साथ किसी बाहर वाले की शादी है तो वो ज़मीन खरीद सकते थे। अगर किन्नौर एक ऐसी जगह है जहाँ की लड़की के साथ कोई बाहर वाला भी शादी करता है तो उसको भी ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार का सख्ताई का कानून हमें यहाँ लाना पड़ेगा। अगर हम नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य का होगा। ये तालियां इस बात की तस्दीक करती है कि उत्तराखंड के दिल में क्या है। और आपने उत्तराखंड के दिल की बात की और अनिल प्रकाश जोशी जी यहाँ बैठे हैं, वो जिस तरीके से गर्दन हिला रहे थे, लगातार इस तपोभूमि से जुड़े हैं, तपस्वी साधक हैं, पर्यावरण की चिंता करने वाले, पहाड़ों की आवाज़ बनने वाले अनिल जोशी जैसे कम लोग हैं। इनके लिए भी ताली बजा दीजिए, सभागार में मौजूद हैं। अनिल जोशी जी, आपका अमर उजाला परिवार की तरफ से स्वागत है। बड़ी चिंता थी इसलिए इतनी तालियां आई। अब मैं उस मंत्रालय की तरफ आता हूं जिसका, और ये मंत्रालय पूरे मोदी जी के मंत्रालयों में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके का काम किया, उनके नेतृत्व में जो सड़कें बनी और उसके डेटा को जिस तरीके से वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक सीईओ की तरह गिनाते हैं अपने भाषणों में, उनके यूट्यूब के इतने फॉलोअर हो जाते हैं गडकरी जी के। उस मंत्रालय से आप जुड़े हैं, उस कामकाज को लेकर और उत्तराखंड की जो मूलभूत कुछ समस्याएं रही हैं, बहुत सारे स्टेट हाईवेज हैं जिनको नेशनल हाईवेज में कन्वर्ट होना है, वो नहीं हो रहे हैं। चार धाम को और बेहतर तरीके से जोड़ने वाली बात, आप उस मंत्रालय में बैठकर उत्तराखंड को सड़कों से जोड़ने वाले मुद्दे पर कैसे काम करेंगे और इस मंत्रालय को जो कामकाज इतना चर्चित रहा है उस पर भी जरूर सबको बताइए। देखिए, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट में रोड का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चाहे गांव तक भी अगर हम जाते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग, अगर किसी गांव में आपका गांव हो, वहाँ रोड नहीं होती तो आपकी कनेक्टिविटी कम होती है, वहाँ रहने वाले लोगों की कनेक्टिविटी भी कम होती है। वो 10 बार सोचते हैं यार रोड तो है नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। इसलिए रोड तो इंसान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विकास के लिए भी जरूरी है। अगर रोड जाती है तो गांव में डॉक्टर जाता है, टीचर जाता है, गांव के अंदर बाकी के सारे डिपार्टमेंट जाते हैं।